अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, और वो टॉपिक है सीएसएस। कि सीएसएस बेसिकली होता क्या है, सीएसएस का एग्जामिनेशन किस तरह लिया जाता है, ठीक है। और सीएसएस के लिए जो है कैंडिडेट्स की एज लिमिट क्या होती है उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर सीएसएस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, फिर कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। टोटल मार्क्स कितने हैं सीएसएस के अंदर उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है सीएसएस के लिए उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके सीएसएस एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर किन किन शहरों में है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सीएसएस के लिए आपको क्या एकेडमी लगाने की ज़रूरत है या नहीं है, और सीएसएस के दौरान एक कैंडिडेट का कितना ख़र्चा हो जाता है, कितने अखराजात आते हैं सीएसएस के एग्ज़ामिनेशन पर एक कैंडिडेट के लिए या एक स्टूडेंट के लिए, उस पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि सीएसएस का एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कहाँ कहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। आप सीएसएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको 17 ग्रेड की जो पोस्ट होती है वो किन किन डिपार्टमेंट्स में आपको मिलती है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन सीएसएस के एग्ज़ामिनेशन के मतलब आपके जहन में ना रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं, हम सब के माइंड में यही सवाल आता है कि व्हाट इज़ सीएसएस, सीएसएस क्या होता है। तो सीएसएस का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज कहा जाता है, और उर्दू में इसको मुकाबले का इम्तहान कहा जाता है, और ये पाकिस्तान में कंडक्ट किया जाता है हर साल। और सीएसएस का जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो बेसिकली एक एंट्री टेस्ट होता है, एक एंट्रेंस टेस्ट होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में 17 स्केल पर आपके रिक्रूटमेंट के लिए जो टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, उसको हम सीएसएस कहते हैं, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, ठीक है। दूसरी बात हम बात करेंगे यहाँ पर कि सीएसएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं कितनी तालीम के साथ सीएसएस का एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। तो वो तमाम कैंडिडेट्स जिनका जो है 14 साल तालीम कंप्लीट हो चुकी है वो सीएसएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। एफएससी के बाद बाज़ स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या हम दे सकते हैं सीएसएस का एग्ज़ाम, तो आप एफएससी के बाद नहीं दे सकते, क्योंकि एफएससी तक आपकी जो एजुकेशन होती है वो सिर्फ 12 साल होती है, जबकि सीएसएस आपसे 14 साल तालीम डिमांड करता है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स की 14 साल तालीम होती है वो सीएसएस के एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, अदरवाइज़ जो 12 साल तालीम है वो अपीयर नहीं हो सकते, एफएससी वाले स्टूडेंट्स अपीयर नहीं हो सकते इसमें, ठीक है, एलिजिबल नहीं है। 14 साल तालीम हो आपकी, या आपने बीए किया हो या बीएससी आपने किया हो, ठीक है, या जो है बीएससी ऑनर्स आपने किया हो या बीकॉम किया हो, चाहे जिस भी जो है डिग्री में आपने किया हो, बीए, बीएससी, बीकॉम या बीएस ऑनर्स, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। आपके पास 14 साल तालीम है, और ये जो 14 साल तालीम आपकी है वो सेकंड डिवीज़न में आपके नंबर होने चाहिए। अगर सेकंड डिवीज़न में नंबर है तो आप सीएसएस के एग्ज़ामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए जब वो सीएसएस का एग्ज़ाम दे। तो एज लिमिट बेसिकली जो है 21 साल से आपकी जो है 30 साल तक होनी चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट जो है वो ये प्लान कर रहा है कि वो सीएसएस का एग्ज़ामिनेशन देना चाहता है तो उसकी जो एज लिमिट है, ठीक है, वो 21 साल से जो है 30 साल के दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस दरमियान में अगर उसकी एज है तो वो सीएसएस का एग्ज़ाम दे सकता है, अदरवाइज़ वो एलिजिबल नहीं है कि वो सीएसएस का एग्ज़ाम दे सकें। हाँ, यहाँ पर एक रिलैक्सेशन गवर्नमेंट और एम्प्लॉय जो होते हैं, गवर्नमेंट के जो मुलाज़मीन होते हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर दी गई है। उनके लिए 2 साल की जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन दी जाती है, ठीक है कि नहीं। 31 साल अगर उनकी या 32 साल एज है, और वो जो है साथ ही साथ किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है, या एजुकेशन के डिपार्टमेंट में या एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में, जो भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, या पीडब्ल्यूडी में, ठीक है, किसी भी महकमे में, गवर्नमेंट महकमे में अभी वो सर्विस भी कर रहा हो और उसकी एज अगर 30 से ज़्यादा है, 1-2 साल, तभी भी उसको जो है सीएसएस का एग्ज़ामिनेशन में शामिल होने का मौका दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी एज लिमिट के बारे में था। अब हम डिस्कस करते हैं सीएसएस के अंदर कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, टोटल नंबर कितने होते हैं, हर सब्जेक्ट के नंबर टोटल कितने होते हैं, और आपने पासिंग नंबर कितने लेने होते हैं सीएसएस में, ठीक है। और हम वेवा पर भी डिस्कस करेंगे कि वेवा जो है
कितने मार्क्स टोटल विवा के होते हैं और कितने मार्क्स जब आप लेते हो, ठीक है, तो तब आपका विवा पास कंसिडर किया जाता है। तो इंटरव्यू पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सीएसएस के अंदर देखें स्टूडेंट्स, आपके 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, 12 अहम सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें से 6 सब्जेक्ट जो है आप अपनी मर्ज़ी से रखते हो और 6 सब्जेक्ट जो है वो आपके कंपलसरी होते हैं, वो लाजमी होते हैं, आप उनमें चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। और जिन सब्जेक्ट्स में आप चेंजेस कर सकते हो उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कहते हैं या इलेक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं। और जिन सब्जेक्ट्स में आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है, उनको उनका पेपर आपने देना ही देना होता है, लाजमी होते हैं, उनको कंपलसरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है, ठीक है। तो 6 जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और हर जो सब्जेक्ट होता है वो उसका पेपर 100 नंबर का बनता है। तो 12 सब्जेक्ट्स के 1200 नंबर आपके टोटल बन जाते हैं, ठीक है। और 1200 में से अगर आप 600 नंबर लेते हो सीएसएस के रिटन टेस्ट में, तब आप पास कंसिडर किए जाते हो, पास करार दिया जाता है, वरना आपका जो है अटेम्प्ट ज़ाया हो जाता है, ठीक है। तो जो 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 6 जो लाजमी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से जो पहला सब्जेक्ट है वो आपका है जनरल साइंस है, ठीक है। जनरल साइंस ये 100 नंबर का आपका पेपर बनता है, ठीक है। और 100 में से आपने 40 इन सब्जेक्ट्स में लाना होता है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स में, लाजमी सब्जेक्ट्स में। 40 से अगर नीचे आपके नंबर आ जाते हैं तो तब आप जो है इसमें फेल कंसिडर किए जाओगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो सब्जेक्ट आता है वो पाकिस्तान अफेयर्स का आता है, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आपसे सवालात हो सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अभी जो ताज़ा तरीन इकॉनमी के माशत के क्या सूरत हाल हैं, ठीक है। पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर है, वज़ीर ख़ारजा, उसने कहाँ कहाँ का विज़िट किया है, या जो है पाकिस्तान की तरफ किन किन जो है फ़ॉरेन कंट्रीज़ के वज़ीर-ए-आज़म और जो है सदर ने जो है वो विज़िट किया है, ठीक है। इस तरह के जो है IMF और पाकिस्तान में क्या क्या जो है मुआहदे हो रहे हैं, तो इसके बारे में आपसे सवालात हो सकते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में 100 नंबर का इसका भी पेपर बनता है और इसमें भी आपने 40 नंबर लेना होता है। फिर तीसरा जो सब्जेक्ट होता है वो करंट अफेयर्स का होता है, ठीक है, ये भी 100 नंबर का होता है। इसका पेपर 40 इसमें भी लेना पड़ता है आपको, ठीक है। इसी तरह एक पेपर आपका जो है इंग्लिश ऐसे का होता है, इसमें आपने एक इंग्लिश मजमून लिखना होता है, ठीक है, जो कि आपका जो है 2000 के करीब, 2000 से 2500 वर्ड्स में आपने लिखना होता है, ठीक है। ये जो ऐसे होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लिश प्रेस और कंपोजिशन, ये 5वां सब्जेक्ट होता है। और छठा जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है और आखिरी सब्जेक्ट जो होता है कंपल्सरी सब्जेक्ट का, वो इस्लामिक स्टडीज़ होते हैं। इस्लामियात का जो है पेपर आपसे लिया जाता है और ये 100 नंबर का होता है। इसमें भी आपने 40 लाने होते हैं, अगर 40 ना लाएँ तो आप जो है फेल कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास थे कंपल्सरी सब्जेक्ट, लाजमी सब्जेक्ट जिनमें आप चेंज नहीं कर सकते। और जो सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं वो अपनी पसंद से रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो मेडिकल में अपनी तरफ से बायो रख सकता है, ठीक है, बायोलॉजी रख सकता है, बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर कोई फॉरेस्ट्री का स्टूडेंट है तो वो फॉरेस्ट्री के जो है ना सब्जेक्ट्स वो रख सकता है, ठीक है। अगर कोई उर्दू का स्टूडेंट है तो वो उर्दू वहाँ पर रख सकता है, ठीक है। इंग्लिश के स्टूडेंट्स उसी हिसाब से जो है वो अपने सब्जेक्ट्स वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी फील्ड में आपकी डिग्री मौजूद हो आप उसके रिलेटेड रख सकते हैं, यानी कि जिस पर आपका भरोसा हो कि मैं जो है इस सब्जेक्ट्स को लेकर जाऊंगा, इसकी तैयारी करके इसमें अच्छे मार्क्स ले सकता हूं और सीएसएस का अटेम्प्ट पास कर सकता हूं, तो ऐसे जो है सब्जेक्ट्स आप रख सकते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में, ठीक है। ये था सीएसएस के सब्जेक्ट्स के बारे में हमारा पूरा जो है टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे कि सीएसएस का जो एग्ज़ामिनेशन के सेंटर्स होते हैं वो किन किन सिटीज़ में होते हैं पाकिस्तान के। तो सीएसएस के जो एग्ज़ाम होते हैं वो पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में कंडक्ट किए जाते हैं हर साल। तो इसका जो सेंटर है वो कराची में मौजूद है, ठीक है। फिर हैदराबाद में इसका सेंटर है, फिर लाड़काना में है, फिर उसके बाद सक्खर में इसका सेंटर मौजूद है, फिर आपका जो है लाहौर में इसका सेंटर मौजूद है, फैसलाबाद में सेंटर मौजूद है, DI खान में इसका सेंटर मौजूद है, एबटाबाद में मौजूद है, मुल्तान में मौजूद है और पेशावर में मौजूद है, ठीक है। इसके सेंटर पूरे पाकिस्तान के बड़ी सिटीज़ में मौजूद है। आप यहाँ पर जो है मुकाबले का इम्तहान दे सकते हैं अपना, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि किन स्टूडेंट्स को सीएसएस का एग्ज़ामिनेशन में शामिल होना चाहिए। तो उन कैंडिडेट्स को सीएसएस के एग्ज़ामिनेशन में शामिल होना चाहिए जिनकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, जिनकी इंग्लिश पर पूरी महारत होती है, गिरफ्त होती है, ठीक है। वो कैंडिडेट्स सीएसएस में अपीयर हो जाएंगे तो वो आसानी के साथ अपना जो सीएसएस का टेस्ट होता है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, जिनकी इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि पूरा जो खेल होता है वो इंग्लिश का होता है सीएसएस में, ठीक है। और अगर 100 बच्चा सीएसएस में दाखिल
फुलफिल हो रहा है, CSS का एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसमें से जो 95 जो बच्चा होता है, ठीक है, 95 जो कैंडिडेट होते हैं वो इंग्लिश में ही फेल हो जाते हैं, बाकी 5 जो बच्चे होते हैं वो वही पास हो जाते हैं जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती है। बाकी सब्जेक्ट्स हर कोई पास कर लेता है, लेकिन इंग्लिश में आकर वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, वहाँ पर गलती कर देते हैं, वहाँ पर उनकी कमज़ोरी एग्ज़ामिनर पकड़ लेता है। तो आप इंग्लिश अपनी स्ट्रॉन्ग करें और फिर आप CSS का टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपनी अभी से ही इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करें, उसको मजबूत बनाने की कोशिश करें, इंग्लिश अपनी स्पीकिंग को अच्छा करें, ठीक है। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डेली लाइफ में इंग्लिश के जो है वर्ड्स इस्तेमाल करें, इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करें अपनी स्पीकिंग में, अपनी कन्वर्सेशन में, तब आपकी इंग्लिश बेहतर हो सकती है। और आप इंग्लिश अखबार पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, इससे भी आपकी जो है बेसिकली इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि एक कैंडिडेट का जो है CSS के ऊपर कितना खर्चा आता है, एक स्टूडेंट्स अगर CSS के एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करता है, तो देखें इसका जो है खर्चा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। आप घर बैठकर भी तैयारी कर सकते हो, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश मजबूत है, तो आपको किसी एकेडमी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बड़ी बड़ी एकेडमीज़ में जाकर आपको पैसा खर्च करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हाँ आपकी इंग्लिश मजबूत नहीं है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो तब आप जो है एकेडमीज़ में जा सकते हैं, ठीक है। 2-3 महीना आप वहाँ पर लगा दें, आपको पूरा रोड मैप बताएंगे, पूरा प्लानिंग बताएंगे कि किस सब्जेक्ट को किस तरह आपने डील करना है, किस तरह उसका पेपर लिखना है, किस तरह पेपर को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। किस तरह आपने अपने आंसर्स लिखने होते हैं, वो आपको एकेडमीज़ में पूरा जो है प्रोसीजर बता देते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप की जो है इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो आपको एकेडमीज़ में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप घर बैठकर CSS की अच्छी तरीके से तैयारी करके CSS का एग्ज़ाम जो है आसानी से पास कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कौन-कौन से होते हैं। जब एक कैंडिडेट जो होता है वो CSS का एग्ज़ाम रिटन टेस्ट पास होता है और फिर उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू देखें, इंटरव्यू में आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 300 का जो है इंटरव्यू आपका लिया जाता है, ठीक है। 300 मार्क्स टोटल इंटरव्यू के होते हैं, उसमें से अगर कैंडिडेट 150 नंबर लेता है तब उसको पास करार दिया जाता है, अदरवाइज़ जो कैंडिडेट होता है वो फेल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि इंटरव्यू में आप एक पूरा पैनल होता है, 3 से 4 आपके बड़े ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी लेवल के 22वें ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो उनके सामने आपका टेस्ट होता है, ठीक है। कोई रिटायर्ड फॉरेन मिनिस्टर होता है, ठीक है, कोई जो है एम्बेसडर होता है, कोई रिटायर्ड सफ़ीर होता है जिन्होंने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में पाकिस्तान की जो है वो उन्होंने नुमाइंदगी की है। तो ऐसे ऑफिसर्स आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो कोशिश करें कि उनको मुतमईन करें, अपनी जो है पर्सनैलिटी का अच्छा पहलू उनको दिखाएं, ठीक है। ख़ुद को जो है बेहतर साबित करने की कोशिश करें उस फील्ड के लिए, उस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये आपका इंटरव्यू का हो गया। फिर उसके बाद अगर आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको जो सीट्स होती हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एलोकेट की जाती हैं, ठीक है। मुकाबले का इम्तहान जो पास करता है बच्चा, उसको आप के जो पोस्ट होती हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट में उसको पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। सीट वहाँ पर उसको एलोकेट की जा सकती है, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट में आपको जो है SP DSP वगैरह आप लग सकते हैं, ठीक है। इस तरह की पोस्ट आपको वहाँ पर दे दी जाती है। फिर इसी तरह आपका रेलवे का जो रेलवे पुलिस है उसमें आपको बड़ी पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इनकम जो टैक्स होता है उसमें उसका डिपार्टमेंट में आपको बड़ी जॉब मिल सकती है। फिर उसके बाद आपको जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, ठीक है, वज़ारत ख़ारिजा जो है उसका डिपार्टमेंट में आपको बड़ी पोस्ट मिल सकती है, जहाँ पर आप सफ़ीर वगैरह भी आप बनाए जा सकते हो, ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री में। इसी तरह जो है आपको जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसमें आपको जॉब लग सकती है। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर आपको जो है 17 ग्रेड की जो है पोस्ट वहाँ पर आपको एलोकेट की जा सकती है, ठीक है। और फिर इसी तरह आपके जो लैंड रेवेन्यूज़ होते हैं, ठीक है, यानी ये जो ACDC होते हैं, ठीक है, इंतज़ामिया में, वहाँ पर आपको जो है सीट मिल सकती है, ठीक है। और जो है ना डिफरेंट और भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जिनमें आपको जॉब्स मिल सकती है, जिस तरह पोस्टल ग्रुप का डिपार्टमेंट है, ठीक है। नहीं, फिर इसी तरह जो मिलिट्री लैंड होती है, फ़ौजी ज़मीन, उसका जो है जो पटवारी होता है, गिरदावर होता है, उसके ऊपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार होता है, वो उधर तक भी जो है आपको पोस्ट इसमें एलोकेट करते हैं, आपको वहाँ पर ऑफिसर रैंक की जो है जॉब वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है जब आप मुकाबले का इम्तहान पास करते हो। तो ये थी पूरी जो है ना ओवरऑल इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट CSS।
तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।